Hello friends, welcome to Chitra Science Hub. Today we will discuss about pyruvate dehydrogenase complex. एरोबिक कंडीशंस में पायरुवेट का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ये जो पायरुवेट है ये हमें ग्लूकोज के कैटाबॉलिम से मिलता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। तो पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए जो बनता है ये ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है पायरुवेट का विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। अब ये जो रिएक्शन कैटालाइज होता है ये कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड सिट्रिक एसिड। अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या है, ग्लूकोज से पायरुवेट मिलता है पाथवे में, और सिस्टिक एसिड साइकिल में क्या है, एसिटाइल को एंजाइम फर्दर ऑक्सीडाइज होता है आपका CO2 में। तो ये जो दोनों पाथवे हैं इन दोनों पाथवे को ये स्टेप जो है लिंक करता है। ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है ये आपका 3 एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स होता है जो इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। तो ये जो आपका स्टेप है ये इसका फर्दर कैटाबॉलिज्म करता है पायरुवेट का अंडर एरोबिक कंडीशंस। पीडीसी क्या है, ये एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या है, एक ग्रुप होता है कई सारे एंजाइम्स का जो दो या दो से ज़्यादा रिएक्शन जो सीक्वेंस में हो उन्हें कैटालाइज करते हैं, जैसे एक के बाद दूसरा फिर तीसरा, सारे सिक्वेंशियल स्टेप्स को कैटालाइज करते हैं। उन ग्रुप्स ऑफ एंजाइम्स को जो है मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहते हैं और ये एक दूसरे से नॉन कोवलेंटली अटैच्ड होते हैं। पीडीसी जो है यूकैरियोट्स के अंदर इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में सिचुएटेड होता है और प्रोकैरियोट्स के अंदर ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इकोलाई के अंदर यानी कि बैक्टीरियल पीडीसी जो है वो 3 एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स होता है। पहला एंजाइम E1 होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, दूसरा एंजाइम E2 डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज और तीसरा एंजाइम E3 डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेज। अब हम डिटेल में देखते हैं ये रिएक्शन कैसे कैटालाइज होता है। ये पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम का जो रिएक्शन है ये 3 स्टेप्स में कैटालाइज होता है। सबसे पहले स्टेप में क्या है, एंजाइम E1 है जिसके पास TPP जो है थियामिन पायरोफॉस्फेट एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, टाइटली बाउंड को एंजाइम को हम जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ये कैटालाइसिस में हेल्प करते हैं। तो एंजाइम E1 क्या करेगा, नीचे डायग्राम देखिए, ये है पायरुवेट। ये इस पायरुवेट का डीकार्बोक्सिलेशन करता है यानी कि इस पे से ये जो कार्बोक्सिल CO2 ग्रुप है इस CO2 ग्रुप को रिमूव कराता है। अब ये जो रिमूव कराता है CO2 ग्रुप रिमूव कराने के बाद जो आपका हाइड्रोक्सी इथाइल बचता है ये TPP से अटैच हो जाता है। तो एंजाइम E1 क्या काम करेगा, एक तो पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेशन का पायरुवेट का डिकार्बोक्सिलेशन करेगा और दूसरा क्या, हाइड्रोक्सी इथाइल TPP जो है इसमें बनेगा। ये जो स्टेप है ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है यानी कि इस स्टेप पे ही PDC का रेगुलेशन होता है। अब देखते हैं दूसरा एंजाइम क्या काम करता है। सेकंड एंजाइम है डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज नाम से ही पता चल रहा है एसिटाइल ग्रुप का ये ट्रांसफर करेगा। तो सबसे पहले E2 जो है इस पे लिपोअमाइड जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। ये क्या कैटालाइज करेगा, ये जो हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप है ये एंजाइम E1 से लेगा और आपने लिपोअमाइड जो ग्रुप है वहां पर ट्रांसफर करेगा। दूसरा ये क्या काम करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करेगा ये जो कार्बन है और बनाएगा एसिटाइल ग्रुप। ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये एंजाइम के लिपोअमाइड ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा यानी कि बनेगा एसिटाइल डाईहाइड्रो लिपोअमाइड। दूसरा काम ये क्या करेगा, ये जो एसिटाइल ग्रुप है इसे ट्रांसफर करेगा कोएंजाइम ए पर और आपका बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। साथ में जो आपका ये एंजाइम है डाईहाइड्रो लिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज ये आपका रिड्यूस हो गया। यहाँ देखिए इस पे SH ग्रुप है आपका। तो यहाँ इस सेकेंड स्टेप में हमें क्या मिला, ट्रांस एसिटाइलेज और रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ दिस एंजाइम डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। अब आएगा थर्ड एंजाइम। थर्ड एंजाइम के पास ये देखिए, थर्ड एंजाइम के पास क्या है, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है रिएक्टिव और एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब ये क्या काम करेगा, इसे रीऑक्सीडाइज करेगा जिससे कि फर्दर अवेलेबल हो ये रिएक्शन के लिए। तो ये जो इसका लिपोइल ग्रुप है इस लिपोइल ग्रुप का जो है दोबारा से ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होंगे। इस प्रोसेस में जो है ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, FAD, और ये रिड्यूस हो जाएगा FADH2 में।
अब जब ये FADH2 में रिड्यूस हो जाएगा तो जो आपका एंजाइम E3 है ये रिड्यूस स्टेट में है, तो इसे दोबारा रीऑक्सीडाइज करेगा NAD, और NAD जो है वो फाइनली एक्सेप्ट करेगा FAD से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, और ये रिड्यूस हो जाएगा NADH2 में, और एंजाइम अपनी स्टेट में वापस आ जाएगा। तो इस स्टेप में हमें एक NADH मिला। अब नेट रिएक्शन देखते हैं कि ये सारे एंजाइम मिलकर क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बताया E1 एंजाइम क्या करेगा, पायरुवेट का डीकार्बोक्सिलेशन करेगा, और जो हाइड्रोक्सीथाइल ग्रुप है ये इसके TPP ग्रुप से अटैच हो जाएगा, ये यहाँ पर TPP है। सेकेंड एंजाइम क्या करेगा, इस पे से हाइड्रोक्सीथाइल ग्रुप लेगा और उसे ट्रांसफ़र करेगा अपने लिपोमाइड्स से, साथ ही इस कार्बन का ऑक्सीडेशन करके बनाएगा एसिटाइल ग्रुप। उसके बाद दूसरा काम, सेकेंड रिएक्शन क्या करेगा, E2 एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करेगा कोएंजाइम ए पे और बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब E2 जो एंजाइम है रिड्यूस्ड होगा, इसे ऑक्सीडाइज करता है E3 एंजाइम। E3 एंजाइम जब इसे ऑक्सीडाइज करेगा तो इसके हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जाते हैं FAD पे, और FAD रिड्यूस हो जाता है FADH2 में। अब FAD को वापस ऑक्सीडाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जाते हैं NAD पे, और NAD का रिडक्शन होता है। ये 5 सिक्वेंशियल स्टेप इसमें कैटालाइज करता है PDC। अब इसमें स्टेप में हमें नेट क्या मिला, एक पायरुवेट का ऑक्सीडेशन हुआ एसिटाइल कोएंजाइम में, एक CO2 रिलीज हुई और एक NADH बना। अब ये जो रिएक्शन कैटालाइज होता है इसमें 5 कोएंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। पहला एंजाइम E1 पे जुड़ा हुआ TPP, ये विटामिन B1 से मिलता है। दूसरा लिपोमाइड जो एंजाइम E2 से अटैच था, ये लिपोइक एसिड विटामिन से मिलता है। दूसरा FAD जो एंजाइम E3 पे था, ये विटामिन B12 से मिलता है जिसे रिबोफ्लेविन कहते हैं। NAD जो है वो हमें विटामिन नाइसिन से मिलता है, और कोएंजाइम ए जो है वो विटामिन पेंटोथेनिक एसिड से डेराइव होता है। तो ये 5 कोएंजाइम्स जो हैं इस रिएक्शन में रोल प्ले करते हैं। अब रेगुलेशन देखते हैं PDC। हमने शुरू में देखा था कि PDC का जो रेट लिमिटिंग स्टेप है वो स्टेप है जो E1 एंजाइम कैटालाइज करता है। E1 एंजाइम कौन सा था, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है, जब हम इसका फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं तो ये इनएक्टिव हो जाता है। इसका फॉस्फोराइलेशन करता है आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज काइनेज, और एक ATP इसमें यूज़ होती है। अब ये जो PDH है, इस PDHK को एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए और NADH। ये जो दोनों हैं ये प्रोडक्ट हैं इस रिएक्शन की। अगर ये प्रोडक्ट एक्सेस में है तो ये स्टेप नहीं होना चाहिए, और ये स्टेप कब नहीं होना चाहिए, जब E1 एंजाइम इनएक्टिव हो। और इन E1 एंजाइम को इनएक्टिव कौन करता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज काइनेज। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है इसे रिमूव करता है फॉस्फेटेज, और इस एंजाइम को दोबारा एक्टिव करता है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज फॉस्फेटेज के एक्टिवेटर होते हैं मैग्नीशियम आयंस और कैल्शियम आयंस। अब ये जो काइनेज है इसके एक्टिवेटर तो हो गए इसकी प्रोडक्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए और NADH। इनहिबिटर है इसके, अगर पायरुवेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ADP की ज़्यादा है आपकी, या कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तब ये आपका एंजाइम इनहिबिट होगा और E1 एक्टिव स्टेट में रहेगा और PDC अपना रिएक्शन कैटालाइज करेगा। दिस इज ऑल अबाउट पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। थैंक यू।